जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, हरीश सुखीजा जी, तरुण दत्ता जी, राकेश सिंह जी, किरण सरदार जी, गोपाल मंडल जी, डॉक्टर JL गंगवार जी, जपन चौधरी जी, प्रभात जी, रतन जी, अमित जी, माधव जी, प्रेमपाल जी और मेरी बड़ी बहन राजकुमारी जी। मैं सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित यहाँ सभी रुद्रपुर वासियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप सभी ने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप लोगों के रूबरू हो सकूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का ये दौर चल रहा है और हम सभी ये बात सबसे अच्छी तरह समझते भी हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तब सरकार किसकी थी, जब चीन ने हमारे देश की जमीन हड़प ली तब सरकार किसकी थी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बना तब सरकार किसकी थी, बोफर्स घोटाले, स्कैम, कोल घोटाला ये सब हुआ तब सरकार किसकी थी। आप सभी बखूबी जानते हैं कि किसकी सरकार ने 60 साल तक देश को खोखला किया। और जब पूरे देश की जनता अंदर से खोखला खुद को महसूस करने लगी तो देश की जनता ने सोचा कि क्यों न पूर्ण बहुमत से एक ऐसी सरकार लाई जाए जो देश का विकास कर सके। और तब इस देश ने नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास देखा, उनमें अपना विश्वास ढूंढते हुए उन लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर रामराज कोई ला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए देश ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 16 साल पहले जब उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा उत्तराखंड हुआ करता था उसका निर्माण हुआ, तब अटल जी ने एक सपना भी देखा था कि उत्तराखंड का विकास होगा। उत्तराखंड भी एक राज्य, ऐसा राज्य होगा कि जिसके अंदर सभी सुख सुविधाएं सभी जन अधिकारियों के लिए होगी। लेकिन वो समय था और आज का समय है, विकास कुछ खास नहीं है। अगर विकास कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिलता है तो सिर्फ वहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के MLAs हैं। आप खुद ही नजर मार के देख लीजिएगा, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि रुद्रपुर में फैक्ट्रीज है, लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो अशोका लेलैंड हो या काफी सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यहाँ पर हो। लेकिन अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो आप कहीं तक नजर मार के देख लीजिएगा, जो हमारे मिनरल्स एंड माइनिंग्स की जिन्हें गढ़ कहा जाता है, उनमें अगर हम नजर मारे तो पंतनगर और हरिद्वार में जो सोने की खान जैसी एक चीज हमारे पास उत्तराखंड में मौजूद है, वहां पे अगर इस पिछली सरकार ने अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाया है तो यदि वो चाहते तो जो पलायन कर चुके हैं हमारे युवा, हमारे बच्चे, वो शायद दूसरी जगहों पे रोजगार कभी ना ढूंढते। और मुझे बहुत दुख होता है देख के, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड से इसलिए खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं मेरठ जिले से हूँ और उत्तराखंड मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वहां दिल्ली में बैठ के भी मुझे बहुत दर्द तकलीफ होती है ये सोच के कि उत्तराखंड में विकास की गति बहुत धीमी है। जो गति बहुत तेजी से होनी चाहिए थी, अगर वो संभव है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल में सरकार बैठी है, वही सरकार अगर आप राज्य में लाएंगे तो कुछ भी असंभव नहीं, विकास इतनी तीव्र गति से ऊपर जाएगा जो कहने सुनने से परे है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड देवभूमि, हम नमन करते हैं इस भूमि को और खुद को मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इसकी पावन धरा पे आज मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष हूँ। उत्तराखंड के अंदर हमारे धाम हैं, तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैकुंठ साहिब, ऋषिकेश, हरिद्वार। और हम सभी बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस इसलिए करते हैं कि लोग नमन करते हैं इस धरती को, दूर दूर से आते हैं। लेकिन यहाँ पे सड़कों का निर्माण बहुत खराब था। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अभी हम सभी जानते हैं कि इसको जो 900 किलोमीटर तक की एक सड़क है, इसके लिए गडकरी जी की मंत्रालय ने भी इसको अप्रूव किया है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि ये विश्व की ऐसी सड़कें, ऐसी जगह बनने जा रही है जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आया करेंगे। और भाइयों और बहनों, आप लोगों को बहुत खुशी होगी जान के कि जो हमारा इकोनॉमी बहुत नीचे गिरती जा रही है, वो एकदम से पर्यटकों के यहाँ पर आ जाने से इतनी ऊपर उछाल आएगा कि उत्तराखंड को शायद सेंटर से सब पैसे लेने की जरूरत ही ना पड़े, उसके पास खुद इतना पैसा होगा। मगर वो तभी संभव है जब आप लोग अपना योगदान दें। जो स्नेह आप भाजपा के लिए दिखाते हैं, जो प्यार आप भाजपा के लिए दिखाते हैं, जो विश्वास आप भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाते हैं, उसको वोट में तब्दील कीजिएगा। तब मैं मानूंगी कि जो स्नेह आप लोग मेरे समक्ष बैठ के दिखा रहे हैं, हम लोग के लिए आए हैं, वो अपने वोट में तब्दील करके हमें दिया है और हमें स्वीकृत होगा।
तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले, आपके क्षेत्रों का विकास हो, तो भाजपा में ही अपना विश्वास जमाए रखिएगा। जिस तरह पहले आपने राजकुमार ठुकराल जी को चुना था, इस बार भी आप उनको ही चुनिएगा और हर वर्ष आप उन्हीं को ही चुनिएगा, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी हर जगह पे जीतेंगे तभी राज्य में भाजपा आएगी। और अगर भाजपा इस राज्य में आ जाती है तो जो केंद्र से सहायता मिलनी है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो सहायता आपके घरों तक, आपके सड़कों तक, आपके अस्पतालों तक, आपकी हर जगह तक पहुंचेगी। और जो स्वास्थ्य केंद्र खुलने चाहिए थे वो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर खुलेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आप सभी जानते हैं कि नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अभी मेरी हाल ही में जानकारी से मुझे पता चला है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 75 लाख बच्चे ऐसे थे जिनका टीकाकरण ही नहीं हुआ था, और इस सरकार ने 55 लाख बच्चों को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निकाला है और टीकाकरण किया है। तो बहुत हर्ष होता है सुन के कि सरकार की उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि हमें दूसरी पार्टियों की बुराई करने का समय ही नहीं है अगर हम अपनी उपलब्धियां गिनवा दें, क्योंकि इतना कुछ 2 वर्षों में हो गया। तो आप सोच लीजिएगा कि आने वाले वर्षों में कितना होगा। यदि कांग्रेस के जितना समय 60 साल हमने लिया तो हिंदुस्तान 60 साल तो दूर 10 साल में ही विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो स्नेह है, जो विश्वास है नरेंद्र मोदी जी में, वो मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसी सरकार जो मोदी जी की सरकार है, जो पिछली सरकार ने OROP 1 रैंक 1 पेंशन की बड़ी बड़ी बातें की इतने वर्षों तक, लेकिन मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी सरकार ने अगर ये बात 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया है तो इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, हम सभी की तरफ से, क्योंकि पूरे देश को गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का जो लागू करनी चाहिए थी पिछली सरकार को, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी है। और भाइयों बहनों, जब बात आती है सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी पार्टी वाले, विपक्ष वाले दबा जाते हैं। क्यों? अब उनको नहीं दिखता हमारे देश के वीरों का बलिदान। जिस वक्त पिछली सरकार थी तो हमारे देश के वीर जब बलिदान देते थे, गोलीबारी पाकिस्तान शुरू कर देता था, तो वो बेचारे इंतजार करते थे कि दिल्ली से कोई फोन आए तो हम उसका जवाब दें, मगर वो बेचारे थक हार के बैठ जाते थे, गोलीबारी बंद हो जाती थी। और वो आप यकीन कीजिएगा उस समय की बात को, अगर आपको सभी को ध्यान होगा कि वो सिर्फ हताश ही हुआ करते थे। मगर आज उन लोगों के पास इतना हक है कि वो गोलीबारी का जवाब गोलाबारी से दे सके। तो ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने हमारे सैनिकों को पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस उनके अंदर भर दिया है कि आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। यदि कोई दुश्मन हमें एक थप्पड़ मारे तो भैया दूसरा गाल मत करो, मुंह तोड़ दो। तो ये मोदी जी हैं जो हमारे देश के युवाओं में जोश भरते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो चाहते हैं कि क्षेत्रों का विकास तभी संभव होगा जब आप उनका साथ देंगे। वो अपने अकेले ही विश्व गुरु नहीं बना सकते, आप लोगों का स्नेह उनको चाहिए, विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए। तो विश्व गुरु अगर चाहते हैं आपका देश बने तो आप लोग अपना विश्वास उनमें दिखाइएगा। आजकल हम सभी नोटबंदी के लिए बहुत परेशान दिखाई देते। नहीं जी, ये तो नोट बदली हुई है। नोटबंदी कहाँ? अगर वो जो नोट जिन पे काहियां लगी हुई थी, वो नोट अगर मोदी जी ने कागज कर दिए, रद्दी कर दिए, तो तकलीफ क्यों? जो सच्चा देशभक्त है, जो सच्चा देशवासी है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ हो ही उनको रही है जिनके नोटों में काई लगी हुई थी, उनको तो यही नहीं पता था कहां दबे पड़े हैं। और जब देश इस बात में खुशी से था तो दूसरी पार्टी के लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी अपने नोटों को लेकर के। छोटी सी बात ये बताना चाहूंगी कि जब ये नोटबंदी का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त हम लोगों से, जनता से इस बात की जानकारी लिया करते थे कि वो कितने तकलीफ में है, कितने खुश हैं। तो मुझे जानकारी बहुत खुशी हुई थी कि एक बहुत बुजुर्ग महिला, ये मैं आपको वाक्य बता देना चाहती हूँ, लाइन में लगी हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि माता क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुझे पता तकलीफ तो नहीं हो रही किसी को भी, क्योंकि आप राशन की लाइन में लग सकते हैं, आप तेल के लिए खड़े हो सकते हैं, और लोग तो आप, मुझे कहना नहीं चाहिए, पता नहीं किस किस चीज की लाइनों में लग जाते हैं। तो ये तो भाई हमारे देश के भविष्य के लिए बात थी। तो उन माता ने मुझे कहा कि बिटिया, तकलीफ तो मुझे तब भी हुई थी जब मैं जवान थी और एक बच्चे को जन्म देके इस दुनिया में नई रोशनी को लाई थी, मगर जो एहसास खुशी का मुझे हुआ था उस नन्ही सी जान को दुनिया में लाके, वो कहने सुनने से परे है। और क्योंकि मैं भी एक 11 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो जब 11 साल पहले मैं भी माँ बनी थी तो जो तकलीफ मुझे हुई थी, उसके बाद जो खुशी का अनुभव मुझे हुआ था, वो सुख भी कहने सुनने से परे है। तो आप सोचिए मोदी जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी इस देश को बदलने में, जिसको पिछली सरकार ने खोखला कर दिया।
लेकिन वो खुशी जो हमारे भविष्य में हमारी नई जनरेशन को मिलेगी, उस खुशी का तो आप देखिए कि वो खुशी कहने सुनने से परे होगी। तो मैं मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे देश को आगे लेकर जा रहे हैं। मगर आप लोगों का साथ चाहिए। मैं फिर आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों के बिना मोदी जी अकेले हैं, क्योंकि आप ही तो उनकी हिम्मत है, आप ही उनकी ताकत है, और आपका इसलिए आपका विश्वास ही उनके लिए संपूर्ण है। हमारे युवा, मुझे सुन के बहुत दुख होता है कि रोजगार के लिए दूसरे दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, और जब वो बच्चे चले जाते हैं तो एक औरत माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, चाची ताई के रूप में उसको दुख होता है, उसका दिल दुखता है कि मेरा बच्चा, मेरा भतीजा, मेरा भाई, मेरा बेटा दूसरी जगह कमाने गया है। लेकिन अगर यहाँ पे राज्य सरकार हमारी भाजपा की होगी तो यहाँ पर रोजगार भी होंगे, और अगर रोजगार होगा तो घर में सुख शांति आएगी, पैसा आएगा, और जो डोमेस्टिक वायलेंस घरों में माँ बहू बेटियों को जो मारपीट उनके साथ होती है वो बंद हो जाएगी। जो लोग दारू पीने चले जाते हैं क्योंकि उनके पास काम धंधा नहीं होता, परेशान हैं, वो सब पे भी लगाम होगी। और आप यकीन रखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो आपको निराश नहीं करेगी। मुझसे आप कहीं भी लिखवा लीजिए, मैं लिख के दे सकती हूँ कि ये सरकार यहाँ पर आते ही विकास कार्य शुरू कर देगी। आप सभी एक बात शायद यहाँ पे कुछ लोग जानते होंगे कि किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास तभी संभव है जब वहां पे ज्ञान और कौशल परिपूर्ण हो। और जब हमने आंकड़ों पे नजर मारी तो जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उसके आंकड़े 47% थे, 47% थे। जापान के आंकड़े, जापान में अगर आपको पता होगा तो कम से कम 80% लोग वहां पर कौशल हैं, यानी कि उनको काम सीखना, काम करना सब कुछ उनको आता है। और विश्व में जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है वो है प्रतिशत साउथ कोरिया के 96%। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब हुआ मोदी जी को जब उनको ये आंकड़े पता चले कि मेरे देश की संख्या केवल 3.5 है। और जब ये आंकड़े उन्होंने सुने और उनको पता चला, उनको दुख हुआ इस बात का कि हमारे देश का युवा कौशल नहीं है, तो उन्होंने न सिर्फ एक बल्कि मंत्रालय बना डाला, बल्कि इतनी सारी स्कीम बना डाली कि जिसके अंतर्गत हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट चल रहे हैं। और एक पूरा का पूरा मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट के लिए दे दिया गया, जिसके मंत्री रूडी जी हैं। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के युवाओं के लिए कितना कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 65% लोग हमारे देश में युवा हैं, और कम से कम 100 करोड़ फोन तो सभी के पास है आज की डेट में। इसलिए पूरा देश डिजिटल पे भी आ गया है। और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर किसी के हाथ में आज की डेट में बटवा नहीं, कैश नहीं, बल्कि फोन में बैंक आ गया है। तो इसके लिए भी हम सभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो देश के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और कहा तो ये जाता है भाइयों बहनों के 18 से 20 घंटे वो काम करते हैं, जो बात सच भी है। क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा है, सुना है? लोग तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं इस दुनिया के अंदर, देश के अंदर का जाने कहां पर, कि जो अपने परिवार के लिए सोचते हैं। मगर मोदी जी का तो परिवार भी हम हैं और बच्चे भी हम हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं नमन करती हूं, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, इतने कड़े कदम उठाए हैं, जो देश के भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे छोड़ सकती हूँ, उसकी चर्चा तो बहुत जरूरी है। मेरी माता बहन यहाँ पर मौजूद है, मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी की जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे हम सभी जुड़े, अपना योगदान दें, क्योंकि बच्चियां तभी बचाई जा सकती हैं जब इसकी जागरूकता फैले। और माताएं बहनें, माफ कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि बहुत से राज्यों में हम देखते हैं कि बच्चियों को माता के घर में मरवाने वाली एक माता ही होती है, चाहे वो नंद के रूप में हो, सास के रूप में हो, जेठानी के रूप में हो, और वो इतना प्रेशर बना देती है एक माँ के ऊपर कि उसको अपनी बच्ची को घर में मरवाना होता है। मगर आप ये क्यों भूल जाती हो कि आप भी तो एक बेटी हो, आप भी तो एक माँ हो, आप भी तो एक बहन हो, तो उसको भी आने दीजिएगा। बस बच्चियों को इस दुनिया में आने दें, उनकी शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको शादी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बेटियां तो अपने आप में गुरूर हैं, वो तो देश को न जाने कहां कहां तक लेके जा रही हैं। और अपनी बेटियों को बहादुर बनाइएगा। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर यही कहना चाहूंगी कि आप सभी भाजपा में अपना विश्वास दिखाएं, और जो विश्वास आप भाजपा में दिखाते हैं, कमल के बटन को दबा करके आप पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार को उत्तराखंड में लेकर आए। रुद्रपुर से भी हमारे प्रत्याशी, हमारे बड़े भाई राजकुमार ठुकराल जी को एक बार फिर से विधायक बनाइएगा, और फिर आप देखिएगा 4 चांद लग जाएंगे, न सिर्फ रुद्रपुर में बल्कि पूरे उत्तराखंड में।
और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी रुद्रपुर वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भाजपा।